Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the remaining components of digestive system. We have discussed esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and now we are going towards the other helping organs that help digestive system to increase absorption and to obtain substances that are in more digestible form and absorbed form into the blood. So, including these substances, first of all, we will discuss about the liver. लिवर जो है ये बेसिकली लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है और इसके जो इसको हम जिस तरह ये हमारा हेपेटिक सिस्टम यानी हेपेटिक वर्ड जो है ये हेपा वर्ड जो है ये लिवर को शो करता है तो जो लिवर के सेल्स होते हैं इनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं तो जो डिफरेंट हेपेटोसाइट्स हैं वो आपस में मिलके हेपेटिक प्लेट्स बना रहे होते हैं जो एक या दो सेल की थिकनेस के इक्वल होती हैं और ये अरेंज होके जो यूनिट बनाते हैं फंक्शनल यूनिट उसको हम लोब्यूल कहते हैं तो लिवर के अंदर डिफरेंट लोब्यूल्स होते हैं वो बेसिकली हेपेटिक प्लेट्स से मिलकर बने होते हैं प्लेट्स होते हैं वो सेपरेट होती है बाय साइनोसॉइड्स और मोर परमेबल देन अदर कैपिलरीज और ये साइनोसॉइड जो है ना ये टाइप ऑफ कैपिलरीज होती हैं लेकिन परमेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है और इनमें क्या होते हैं फेगोसिटिक कपर सेल्स होते हैं ठीक है इसके अलावा ये सिक्रीट करता है बाइल इनटू बाइल कैनालिकुलाई विच आर ड्रेन्ड बाय द बाइल डक्ट तो ये लिवर के डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पे भी डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पर हमें सेंट्रल वेन नज़र आ रही है फैटिक प्लेट्स नज़र आ रही हैं जैसे वो रेंज हुई हुई हैं बाइल डक्ट हमें ग्रीन कलर में नज़र आ रही है फैटिक साइनोसॉइड्स जो हैं वो हमें यानी ये किस्म की वेसल्स हैं जो ये हेपेटिक साइनोसॉइड्स हैं जो हमें नज़र आ रही है फिर ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लू कलर में ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन नज़र आ रही है जो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है ये क्या करती है ये इंटेस्टाइन से इसके लिवर के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है ब्लड को तो ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक पोर्टल आर्टरी आ रही हैं ठीक है फिर बाइल कैनालिकुलाई है फिर उसके बाद हमें बाइल डक्ट्यूल नज़र आ रहा है तो ये पोर्टल ट्राइड यानी कि इसमें 3 टाइप्स की वेसल्स हैं बाइल की रिलेटेड वेसल्स हैं आर्टरीज हैं और वेन्यूल से रिलेटेड ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स मिलकर एक ट्राइड बना रही हैं फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये हमें ज़्यादा पिक्चर नेक्स्ट डायग्राम से नज़र आ रहा है जैसे हमें सबसे ऊपर यहाँ पर लिवर नज़र आ रहा है ठहरे में यहाँ पे कोई पॉइंटर लेती हूँ जिससे मैं पॉइंट करना कुछ मुझे आसान हो जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर हमें ये लिवर है और लिवर के साथ ये जो डक्ट है इसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है इसका क्या काम होता है कि ये इंटेस्टाइन ये जो पिंक कलर के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये इंटेस्टाइन से जो डिफरेंट डाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस हैं उनको हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में लेके जाती है लिवर के अंदर जो भी उसके साथ परफॉर्मेंस होती है वो होती है लिवर की उसके बाद जहाँ से सब्सटेंसेस जो है इनके अंदर चेंजेस आने के बाद ये या तो बाइल को इधर सेव कर लेते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर या फिर दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है कुछ कंपोनेंट्स यहाँ से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है जी कि ये प्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ डाइजेशन दैट आर एब्जॉर्ब्ड आर डिलीवर्ड टू द लिवर हमने पीछे पढ़ा ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब हो गई हैं ड्रग्स दूसरी हमारे फूड के सब्सटेंसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब होके जो है वो ब्लड के अंदर आ गए हैं तो वो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो डिलीवर होते हैं लिवर में थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन यानी कैपिलरीज जो हैं वो हेपेटिक पोर्टल वेन में ड्रेन आउट होंगी और वहाँ से आगे जो है वो हमारे लिवर के अंदर चले जाएंगे लिवर में 3/4 पोर्शन यानी थर्ड जो 3/4 पोर्शन है ब्लड का वो डीऑक्सीजनेटेड होती है और हेपेटिक वेन जो होती है वो लिवर को ड्रेन कर रही होती है डायरेक्ट हेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं दैट सर्कुलेट बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन उनमें क्या चेंजेस आ रहे होते हैं कि मैनी कंपाउंड्स कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर hepatic and enter hepatic portal blood. Variety of exogenous compounds are secreted by the liver into the bile duct that can excrete through compounds into the intestine with the bile duct.
तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो लिवर और इंटेस्टाइन के अंदर रीसर्कुलेट हो रहे होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड में आ जाते हैं, और वैरायटी ऑफ एक्सोजेनस कंपाउंड्स जो हैं वो स्क्रीट होते हैं बाय द लिवर इनटू द बाइल डक्ट में। और बाइल क्या करती है, वो स्क्रीट करती है इन कंपाउंड्स को इनटू इंटेस्टाइन विद द बाइल के, मतलब रीसर्कुलेट हो रहे होते हैं ये सारे सब्सटेंसेस, जैसे हमें यहाँ पे हमारे फिगर के अंदर भी नजर आ रहे हैं। अब लिवर जो है उसके फंक्शंस क्या है, एक तो ये डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है ब्लड को, किस तरह से करता है कि फेगोसाइटोसिस बाय द कपर सेल्स, यानी जो इसमें जो हमारे वेस्ट स्पॉट्स हैं वो कुछ तो फेगोसाइटोस्ड हो जाते हैं कपर सेल्स के थ्रू, फिर कुछ में केमिकल ऑल्टरेशन कर रहा होता है बाय एक्टिव मॉलिक्यूल जैसे हार्मोन्स एंड ड्रग्स हैं उनकी, फिर कुछ ये प्रोडक्शन ऑफ यूरिया है, यूरिक एसिड और अदर मॉलिक्यूल्स दैट आर लेस टॉक्सिक देन पेरेंट कंपाउंड। तो इन कंपाउंड्स के अंदर इसको ये चेंज कर देता है यूरिया में यूरिक एसिड पे, और फिर उसमें एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी से, यानी कि पहले लेस टॉक्सिक कंपोनेंट में चेंज करेगा और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले कर रहा होता है लिवर, क्या करता है, कन्वर्ट करता है ब्लड को ग्लूकोज को टू ग्लाइकोजन एंड फैट में, और प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर ग्लाइकोजन एंड फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने पढ़ा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमें पता है किस तरह से होती है कि डिफरेंट कंपोनेंट से ग्लूकोज बन रहा होता है, इसलिए हर तरह ये सिक्रीट करता है ग्लूकोज को टू ब्लड में। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, सिंथेसिस करता है ट्राइग्लिसराइड के, कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन करता है कोलेस्ट्रॉल को इन बाइल में, और प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज फ्रॉम फैटी एसिड्स। इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या काम है, प्रोडक्शन करता है एल्ब्यूमिन की, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स है। इसी तरह बाइल की सिक्रीशन भी लिवर ही कर रहा होता है, और सिंथेसिस करता है बाइल सॉल्ट्स को, कॉन्जुगेट एंड एक्सक्रीट आउट बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल के बारे में पढ़ते हैं कि बाइल की प्रोडक्शन और उसकी सिक्रीशन क्या रही है, तो कैसे होती है। तो लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है 250 से 1500 ml ऑफ बाइल पर डे। बाइल पिगमेंट जो है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है स्प्लीन में, बोन मैरो में और लिवर में। तो ये जो बाइल है, ये बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन है, ये एक्चुअली डेरिवेटिव है हीम ग्रुप का। जब इसके अंदर से हम आयरन हीम ग्रुप में से रिमूव कर देते हैं, तो जो बाकी का हाइमोग्लोबिन कंपोनेंट है उसको हम बिलीरुबिन कहते हैं। ये जो फ्री बिलीरुबिन यानी आयरन से सेपरेशन के बाद जो फ्री बिलीरुबिन है वो कंबाइन कर देता है ग्लूकोनिक एसिड के साथ, और उसको हम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये सिक्रीट होता है इनटू बाइल में, और वहां से ये इंटेस्टाइन के अंदर जब आता है तो जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन के, वो इसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरोबिलिनोजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन। अब ये वो कंपोनेंट है जिसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकती है और एंटर करती है हेपेटिक वेन के अंदर, वहाँ पे रिसाइकल होता है, फिल्टर्ड होता है किडनी में और एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन दी यूरिन। सॉरी ये अंडू की स्लाइड हमारी, अच्छा जी ये पढ़ लिया हमने। फिर यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम और बिलीरुबिन देख लेते हैं कि जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं जिनका बेसिक कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में जो हीम का पोर्शन है उससे जब हम फेरस यानी आयरन को सेपरेट कर लेंगे तो बाकी जो है हमारे पास बिलीवर्डिन बचता है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। बिलीवर्डिन जो है वो NADPH से जब NADP बनता है तो यहाँ से हाइड्रोजन लेकर ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है और लिवर में चली जाती है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। This conjugated bilirubin then converted into the urobilinogen and it will be absorbed through the intestine and excreted out into the feces। ठीक है, यही अभी हमने पीछे पढ़ा है। बाइल की प्रोडक्शन और सिक्रीशन में सेकंड चीज जो आ जाती है बाइल एसिड्स की। अभी तो हमने बिलिरुबिन के बारे में पढ़ा है, अब बाइल एसिड्स देख लेते हैं कि वो क्या है। बेसिकली बाइल एसिड्स जो है वो डेरिवेटिव है कोलेस्ट्रॉल के। मेजर पाथवे ऑफ कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन इन द बॉडी। प्रिंसिपल बाइल एसिड्स फॉलिक एसिड है, चिनोडीऑक्सीफॉलिक एसिड है। तो जब ये कंबाइन करते हैं ग्लाइसिन के साथ या टॉलिन के साथ तो बाइल साल्ट बनाते हैं, और बाइल साल्ट जो है वो मिल के माइसेल्स बना रहे होते हैं। 95% ऑफ बाइल एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द इलियम। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड। लिवर का मेजर फंक्शन जो है वो डिटॉक्सिफाई करना है ब्लड को। इससे ये लिवर रिमूव कर सकता है हार्मोन्स को, ड्रग्स को एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। उसमें एक तो ये कि एक्सक्रीशन इनटू द बाइल के थ्रू, नेक्स्ट है कि फेगोसाइटोसिस करेगा बाय कपर सेल जो लिवर के सेल्स हैं, या उनके अंदर केमिकल ऑल्टरेशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अमोनिया में माइनस अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, यूरिक एसिड में, और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं।
उसके बाद ये इनएक्टिवेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स और ड्रग्स, जो हमारे अंदर हम ड्रग्स इनटेक कर रहे थे उनकी भी इनएक्टिवेशन करते हैं। किस तरह से करते हैं इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं उसको हम जब लेते हैं, जीनोबायोटिक का वर्ड यहाँ पे आगे यूज होगा। जीनोबायोटिक भी जो हम बाहर से यानी कि अदर देन बॉडी अगर कोई कंपाउंड है, यानी बॉडी का अपना नहीं है, बाहर से कोई आया है, जैसे कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, ड्रग का मतलब भी मेडिसिन ही है यहाँ पर। ये ड्रग्स भी मेडिसिन ही को शो कर रही होती है। तो ड्रग्स जब हम इनटेक करते हैं तो कुछ ड्रग्स तो ऐसी होती हैं कि वो इनिशियल फॉर्म में प्रोडक्शन के दौरान इस तरह की हालत में होती है कि जब तक बॉडी के अंदर उनको दोबारा से कन्वर्ट ना किया जाए तो अपना एक्शन शो नहीं करती। ठीक है, तो कई दफा तो लिवर के अंदर वो ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है कि वो अपनी एक्टिविटी शो करने वाले कंपाउंड में चेंज हो जाती है और फिर वो अपना इफेक्ट शो कर रही होती है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि अपने एक्शन को करने के बाद, सपोज कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, कोई एनाल्जेसिक है, तो अपना एक्शन प्ले कर लेने के बाद बॉडी ने उसको एक्सक्रीट आउट करना है, तो पहले उसको इस तरह के सब्सटेंस में चेंज करना है कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। तो कभी लिवर में दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं। कभी तो हम प्रो ड्रग को ड्रग भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी ऐसी ड्रग जो अपना काम करे बॉडी के अंदर, और कई दफा ये होता है कि ड्रग को हम एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं कि वो बॉडी से एलिमिनेट हो सके। तो कौन यहाँ पे ये ब्लड के अंदर ये रोल लिवर ही प्ले कर रहा होता है। तो ये करता कैसे कि कॉन्जुगेशन स्टीरॉयड हार्मोन्स और xenobiotics टू मेक देम एनायनिक। कई दफा एनायनिक यानी कि जब भी कभी हमारी बॉडी से किसी चीज ने एक्सक्रीट आउट होना है तो वो कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट होती है, क्योंकि वो उस फॉर्म में बेटर एब्जॉर्प्शन होती है और बेटर एब्जॉर्ब होके वाटर के साथ ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो उसके लिए उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी होता है और ये काम करता है लिवर। तो ये करने के बाद से ट्रांसपोर्ट कर देगा बाइल में बाय मल्टी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर कैरियर्स होते हैं यहाँ पे। तो उनके थ्रू उसे बाइल में भेज देगा। वहां से स्टीरॉइड्स और जीनोबायोटिक रिसेप्टर्स होते हैं जो इसकी स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ P450 एंजाइम। तो ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है ये इनकी कंपोजिशन को चेंज करके उसे बॉडी से एलिमिनेट करेगा। फिर उसके बाद है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड्स एंड कीटोन्स। लीवर जो है वो हेल्प करता है रेगुलेट करने में ब्लड के ग्लूकोज को। किस तरह से उसकी या तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन बनवाएगा, या फिर ग्लूकोज को लिपिड्स में कन्वर्ट करेगा जैसे लिपोजेनेसिस है, या ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, यानी ग्लाइकोजन को जब अगर हमें बॉडी को जरूरत है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अगर फिर भी बॉडी की फुलफिल नहीं हो रही नीड तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि प्रोटीन से, लिपिड से, दूसरी चीज़ों से अदर देन कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो हम किसी भी और चीज़ से ग्लूकोज को बनाकर और बॉडी की कंपोजिशन बॉडी के अंदर ग्लूकोज को भेजेगा ताकि हम अपनी जो नीड्स है उसको मीट कर सकें। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम हैं जो इसको कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, कन्वर्ट फ्री फैटी एसिड्स इनटू कीटोन बॉडीज। तो यहाँ ये सारा प्रोसेस जो है ये लिवर के अंदर हो रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन भी लिवर के फंक्शंस में है कि एल्ब्यूमिन एंड मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। एल्ब्यूमिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारा 70% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि ब्लड का मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन जो है। तो 70% जो है वो एल्ब्यूमिन है उनमें से। और ग्लोबुलिन क्या करती है कि ये ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन्स इनहिबिट ट्रिप्सिन एंड प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी एल्ब्यूमिन भी की प्रोडक्शन भी लिवर में हो रही है, ग्लोबुलिन की प्रोडक्शन लिवर में हो रही है। अब एक लिवर का तो हमने इन डिटेल पढ़ लिया कि क्या चीज़ है। एक और जो ऑर्गन है उसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसका भी डाइजेशन के अंदर रोल है। उसका क्या रोल है कि ये सैक लाइक ऑर्गन अटैच टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। एक सैक लाइक ऑर्गन है जो कि इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर के साथ अटैच होता है। ये स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को। ठीक है, बाइल या तो हम लिवर बना के इंटेस्टाइन में भेज रहा होता है या फिर जो है वो स्टोर कर रहा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर गॉल ब्लैडर फिल विद द बाइल, जब वो भर जाएगा तो it expands, contraction of muscularis layer of gallbladder ejects bile into the common bile duct into the duodenum। तो जब ये फिल हो जाएगा तो duodenum में excrete आउटपुट कर देगा अपनी बाइल को। When small intestine is empty, जब small intestine जो है वो खाली है, sphincter of Oddi closes, bile is forced up to the cystic duct into the gallbladder। अब एक और ऑर्गन है उसको पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास का क्या चीज़ है कि ये
सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस को, और इसका एक ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा और वो कहीं और पे जाके अपना एक्शन शो करेगा। सेकंड वन जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम जो सिक्रीट करेगा इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और इनका रोल जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका रोल होता है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हेपेटिक डक्ट नजर आ रही है, फिर सिस्टिक डक्ट है, फिर कॉमन बाइल डक्ट में नजर आ रही है, फिर पैंक्रियाटिक जूस की कुछ कॉम्पोजिशन जो है वो नजर आ रही है, फिर गॉल ब्लैडर हमें जो है ये जो ब्राउन कलर की एक आउटलुक सी है ये गॉल ब्लैडर है, फिर ड्यूडेनम के पेपिला आपको नजर आ रहे हैं, ड्यूडेनम नजर आ रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट नजर आ रही है जो कि पैंक्रियाज के अंदर जा रही होती है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस को भी एनहांस करके दिखाया गया है, पैंक्रियाटिक एसिनस को भी दिखाया गया है। अब पैंक्रियाटिक जूस की क्या जी कॉम्पोजिशन है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो वहाँ पे ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन है, इलास्टेजेस हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं, फॉस्फोलाइपेजेस हैं, लाइपेज है। इन सब के यहाँ पर आपको जो है एक्शन नज़र आ रहे हैं कि क्या क्या काम ये करते हैं। फिर पैंक्रियाटिक जूस क्या होते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड रिक्वायर्स एक्शन ऑफ बोथ पैंक्रियाटिक एंड ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, यानी कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, और ब्रश बॉर्डर स्टमक के साथ लाइनिंग के साथ एंजाइम्स लगे होते हैं, वो इस सब मिल के ही उसकी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कर रहे होते हैं। मोस्ट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड एज zymogens. Trypsins, when activated by enterokinase, triggers the activation of other pancreatic enzyme. ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिवेट होता है एंटीरोकाइनेज के थ्रू, और ये ट्रिगर करता है एक्टिवेशन ऑफ अदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का। इसका बेसिक रूल यही है। पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन इनहिबिटर अटैचेस टू द ट्रिप्सिन इनहिबिटर its activity in the pancreas। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एपिथेलियल सेल ऑफ ड्यूडेनम नजर आ रहा है, ये माइक्रोविलाई आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये इसके ब्रश बॉर्डर है वहाँ पर एंजाइम होते हैं जिनमें ये जो है आपको ये नजर आ रहा है कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है कि अदर इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। zymogens का मतलब ये है कि इनएक्टिव एंजाइम है, कोई और एंजाइम इनको एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन होते हैं जो कि ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करते हैं, उसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। न्यूरल एंड एंडोक्राइन रेगुलेशन क्या है जी, हमारे पूरे जीआई सिस्टम की एंड न्यूरल यानी कि हमारी कौन से नर्व इसमें इन्वॉल्व है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से किस तरह से पैगाम आते हैं, और हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। जीआई ट्रैक्ट जो है ये बोथ एन एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड इट टारगेट फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन। अब यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक फंक्शन कहते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रीशंस आर ऑटोमेटिक। हमें पहले पढ़ा है कि हम अगर कुछ खाते हैं तो उसकी सिक्रीशंस और उसकी मोटिलिटी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर इनिशिएटेड स्पॉन्टेनियसली बाय ancestor cells हैं। extrinsic control by any control other than gastric system, वो उसमें क्या आता है कि 3 phases हैं उसके, स्पेलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है और इंटेस्टाइनल फेज है। स्पेलिक फेज क्या होता है, ये स्टिमुलेट होती है साइट से, स्मेल से एंड टेस्ट फॉर फूड से। इसी से हमारी जिस तरह बॉडी के अंदर सलाइवा बनने लग जाता है, जैसे हम अच्छी कोई फूड देख के अपनी पसंद की चीज़ देख रहे होते हैं खाने पीने की, तो ये साइट से, स्मेल से और टेस्ट ऑफ फूड से जो हमारी सिक्रीशन सलाइवा की इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ ये इसको स्पेलिक फेज में ये एक्शन हो रहा होता है। एक्टिवेशन ऑफ वेगस stimulate chief cells to secrete pepsinogens, directly stimulate G cells to secrete gastrin। यानी ये हमारी जो वेगस नर्वस सिस्टम है ये हमारा एक्टिवेट हो गया, तो इस तरह की क्या क्या करने, ये चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करें, डायरेक्टली जी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करे, ईसीएल या एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स होते हैं इनसे हिस्टामिन सीक्रेट आउट करवाएगा, और इनडायरेक्ट स्टिमुलेट पैरेटल सेल्स टू सीक्रेट HCl। कंटिन्यूज टू द फर्स्ट 30 मिनट ऑफ ए मील, जो है स्पेलिक फेज हमारी जारी रहती है। फिर गैस्ट्रिक फेज आ जाती है, अराइवल ऑफ फूड इन द स्टमक। गैस्ट्रिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि फूड स्टमक में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जब फूड स्टमक में आ जाएगी तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस किस चीज़ से स्टिमुलेट होती है, डिस्टेंशन से, जो हमारी गैस्ट्रिक सिस्टम को हेल्थ है उससे भी सिक्रीशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। फिर केमिकल नेचर ऑफ काइम के अमाइनो एसिड्स हैं, तो हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम स्टार्ट होगा। स्टिमुलेट्स जी सेल्स टू सिक्रेट गैस्ट्रिन, स्टिमुलेट चीफ सेल्स टू सिक्रेट पेप्सिनोजेन, वही चीज़ें, और स्टिमुलेट एंटीरोक्रोमैटिन सेल्स टू सिक्रेट हिस्टामिन, और हिस्टामिन वंस गेट सिक्रेटेड इट विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ HCl। तो पॉजिटिव फीडबैक का फैक्ट क्या है कि जैसे ही ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा एंड पेप्सिनोजेन आर सिक्रेटेड,
more polypeptides and amino acids are released. गैस्ट्रिक फेज में कि अभी हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि जब HCl सिक्रीट हो रहा होता है तो उसकी रेगुलरिटी कि कितना HCl सिक्रीट होना है, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से चल रहा होता है कि अगर HCl की सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज है, पीएच इज HCl सिक्रेशन डिक्रीज, पीएच इज लेस देन 2.5, क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक सिस्टम हो गया तो हम पीएच HCl की सिक्रेशन जो है वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी, मजीद HCl सिक्रेट नहीं होगा। पीएच 1 जब ये 1 तक रिड्यूस हो जाएगा तो गैस्ट्रिन सिक्रीशन सीजेस, तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन भी सीज हो जाएगी। डी सेल स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, पैंक्रियाटिक पैराक्राइन रेगुलेटर टू इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि वेगस नर्व जो है वो कैसे हमारे पास बनती है और हमारे सेल्स से क्या क्या सिक्रीशंस निकल रही हैं। ये स्टमक ल्यूमेन आपको नजर आ रहा है, इसमें हमें डिफरेंट सेल्स और उससे निकलती हुई सिक्रीशंस नजर आ रही है। जी सेल्स है जैसे, तो जी सेल्स आपको गैस्ट्रिन मिलेगा, ईसीएल सेल्स हैं उनसे हमें जो है वो हिस्टामिन मिलती है। इसी तरह एचसीएल की सिक्रीशन ये पैराइटल सेल्स के थ्रू होती है। तो ये वेगस नर्व जो है इसका पॉजिटिव फीडबैक, यानी जितना वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ये सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी। इंटेस्टाइनल फेज क्या होती है कि जब स्टमक में फूड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर आ गई है तो इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एक्टिविटी व्हेन काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब गैस्ट्रिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, अब इंटेस्टाइनल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। Arrival of chyme increases the osmolality and distension, activates sensory neurons of vagus and produce an inhibitory neural reflex। यहाँ पर एक्टिवेट कर देगी सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ वेगस सिस्टम की और प्रोड्यूस करेगा इनहिबिटरी न्यूरल रिफ्लेक्स, यानी कि यहाँ पर हमने गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इनहिबिट कर देना है। इन द प्रेजेंस ऑफ फैट एंटीरो गैस्ट्रॉन inhibits gastric motility and secretions, हार्मोन secretion inhibit gastric activity। यहाँ पर हमें कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो स्प्लिट आउट हो रहे हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं इनहिबिट द गैस्ट्रिक एक्टिविटी जो करते हैं उसमें सोमेटोस्टेटिन है हमारे पास, सीसीके है जिसको हम कोल्सिस्टोकाइनिन कहते हैं, और जीएलपी-1 है यानी ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1। तो ये हार्मोन्स हैं जो इंटेस्टाइनल फेज के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं इसको डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हट के खुद से यहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। दिस सिस्टम इज बेसिकली एम्बेडेड इन द एंटेरिक सिस्टम, और इसके अंदर क्या आ रहा है कि सब म्यूकोसल एंड मायोट्रिक प्लेक्सस कंटेन 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इंक्लूड प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथिक एक्सॉन्स, गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक sympathetic axons, and afferent intrinsic and extrinsic sensory neurons are also present in this system। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में पेरिस्टालसिस का जो रोल है, जब पेरिस्टालसिस टेक प्लेस होती है तो स्टेरिकोलिन एंड सब्सटेंस पी जो है बेसिकली स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं अबव द बोलस, और यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वीआईपी एंड एटीपी जो है ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहे होते हैं जैसे जैसे बोलस हमसे गुजरता जा रहा होता है। जिस तरह से हमें ऊपर ये प्रोसेस के अंदर नजर आ रहा है कि स्मूथ मसल्स हैं, उसके अंदर से जब बोलस ये बोलस गुजर रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और स्टाइल कोलिन की ऐसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन हो रही होती है, सब्सटेंस भी रिलीज हो रहा होता है और उसको वो डिस्टेंशन कर रहे हैं यहाँ पे इस लाइनिंग की, और म्यूकोजल स्टिमुलस भी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और बोलस जो है वो येलो कलर का आपको बोलस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपको जो जो ग्रीन और ब्लू और पिंक में नजर आ रही है ये मोटर न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स है और सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो किस जगह पे कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट है ये आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है ये इसकी इनहिबिशन या रिलैक्सेशन के अंदर रोल प्ले कर रही होती है, और सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बोलस को यहाँ से गुजार रहे होते हैं। तो पैराक्राइन रेगुलेटर्स ऑफ इंटेस्टाइन, इसमें और जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे सेरोटोनिन है, मोटिलिन है, ग्वानिलिन है, यूरोग्वानिलिन है। तो जो सेरोटोनिन है इसका क्या काम है, ये स्टिमुलेट करता है इंट्रिंसिक एफरेंट को विद सेंड इंपल्सेस इनटू द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम एंड एक्टिवेट मोटर
मोटर न्यूरॉन्स। फिर मोटेलिन का क्या स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यूडेनम और स्टमक को। गुआनिलिन क्या है, ये एक्टिवेट करता है गुआनिलाइड साइक्लेज को, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सीजीएमपी। जब सीजीएमपी सिक्रेट होगी तो ये स्टिमुलेट करेगी इंटेस्टाइन को कि वो क्लोराइड और वाटर सिक्रेट करें और इनहिबिट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की। यूरोगुआनिलिन जो है ये में स्टिमुलेट किडनी टू सिक्रेट सॉल्ट इन यूरिन। तो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन कंट्रोल बाय इंट्रिंसिक एंड पैराक्राइन रेगुलेटर्स। Gastroileal reflex, increased gastric activity cause increased motility of ileum and movement of chyme through ileocecal sphincter. Ileogastric reflex, distension of ileum decreases gastric motility. Intestinal reflex, over distension in one segment causes relaxation throughout the rest of intestine. फिर सिक्रीशंस आ जाती हैं पैंक्रियाटिक जूस की। सिक्रीशंस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल इज स्टिमुलेटेड बाय secretin or CCK, occurs in response to duodenal pH, that is when greater less than 4.5, stimulate the production of bicarbonate by pancreas, stimulate the liver to secrete HCO3 to the bile. CCK जो हमने पढ़ा है कि बच्चे, इसकी मैंने आपको एब्रीविएशन भी बताई है, तो ये है कोलसिस्टोकाइनिन। The cholecystokinin जो है आपका response to fat and protein content of chyme in duodenum, stimulate the production of pancreatic enzyme और enhance करता है secretin को, stimulate concentration of sphincter of Oley, digestion and absorption of carbohydrates। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन के, लिपिड्स की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है। तो जब हमारा डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट की वो स्टार्ट हो जाती है हमारे स्लाइवा के अंदर ही स्लाइवरी एमाइलेज के थ्रू। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है इसको डाइजेस्ट करता है स्टार्च को टू ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स आर यूटिलाइज्ड बाय ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स और ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा है कि शॉर्ट ओलिगोसैकेराइड है वो एमाइलेज के थ्रू माल्ट्रायोज में और माल्टोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर स्टार्च फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा। अच्छा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक। इसके स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होती है व्हेन पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोडक्शन प्रोटीन्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। इन ड्यूडेनम एंड जीजोनम में क्या होगा, एंडोपेप्टाइड्स पेप्टाइडेजेस जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर इंटीरियर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड को एक्सपोज करेंगी। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लास्टेजेस आर द एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर इट, एंड एक्सोपेप्टाइडेजेस लीव पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड दैट आर their enzymes are carboxypeptidases and aminopeptidases. Digestion and absorption of protein जो है ना, ये free amino acids जिसमें absorbed by the co-transport with sodium, dipeptides and tripeptides transported by the secondary active transport using hydrogen gradient to transport them into the cytoplasm, hydrolyzed in free amino acids and secretion in the blood. Digestion and absorption of lipids, हम देख रहे हैं arrival of lipid in the duodenum serve as a stimulus for the secretion of bile। यहाँ पे इसकी emulsification होगी bile salts के साथ जो कि duodenum में secrete out हुए हैं fat droplets के form में। pancreatic lipases और polypase hydrolyzed triglyceride और free fatty acid and monoglyceride। All lipases coats the emulsification droplet and anchors the lipase enzyme to them, form micelles and move to the brush border. Free fatty acids, monoglycerides, and lysolactin level, lecithin level micelles and enter into the epithelial cell. Resynthesize triglyceride and phospholipase within the cell, combine with protein to form chylomicrons, secrete into the central nucleus. ट्रांसपोर्ट करेंगे लिपिड इन द ब्लड, लाइपोप्रोटीन लाइपेज हाइड्रोलाइज and triglyceride to free fatty acid and glycerol for use in cells. Remnants containing cholesterol are taken to the liver from VLDL, getting very low density lipids which take triglyceride to cell. Once triglycerides are removed, VLDLs are converted into low density lipids, and low density lipids transport cholesterol to organs and blood vessels. High density lipids transport excess cholesterol back to the liver. ह्यूमन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उसके डिफरेंट एंजाइम्स हैं और वो बाइल लाइपेजेस जो हैं वो इसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड
और प्रोटीन में जो है वो फाइटोमाइक्रोन की फॉर्म में जाती है और इलेक्ट्रिन के अंदर चली जाती है. So this was all about digestion. जो भी चीज़ में clear now, you all can discuss.